सर सबसे पहले आज इस पॉडकास्ट को जैसे ही मैंने शुरू किया मैंने कहा कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी राशियाँ देखते हैं और राशियाँ देखने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। सर मेरा सवाल है कि आजकल सबसे पहले लोग उठते हैं, राशियाँ देखते हैं, फिर अपने घर से बाहर जाते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। लोग सोच रहे हैं कि पहले राशियाँ देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। तो इन 12 राशियों में से वो कौन सी राशि है सर जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है? भाग्य के घर में यदि काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो धनु राशि भाग्य के घर में बैठी है, तो धनु राशि ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हुई। तो ऐसे लोगों के साथ में भाग्य चिपका रहता है, यदि बशर्ते मतलब भाग्य के जो धनु राशि है वह अच्छे सिग्निफिकेट दे रही हो, लेकिन धनु राशि वाले लोग बाकी राशियों की तुलना में ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से अब हमने शुरुआत करी राशियों को लेकर, आज के डेट में ना सबसे ज्यादा युवा अब ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उन्हें लगता है कि जो ज्योतिष द्वारा राशियां बताई जा रही ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए। तो मेरा सवाल यूथ को लेकर है, खास तौर पर लड़कों को लेकर, जो सबसे ज्यादा ना परेशान रहते हैं कि यार अभी तो रिलेशनशिप में आया था, कुछ टाइम चला, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। तो वो कौन सी ऐसी राशियां जिनके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं, दिल टूटते हैं जिनके? पंचम हाउस हमारी लव एंड रिलेशनशिप का हाउस है। यदि पंचम हाउस में केतु, शनि, राहु या मंगल यानी कि पापी और क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे जातक के रिलेशनशिप चल नहीं पाते हैं, वो बार बार टूट जाते हैं। और पंचम हाउस का स्वामी जितने ज़्यादा ग्रहों के साथ में संबंध बनाता है उतने ही जातक के लव एंड रिलेशनशिप में वह रहता है। तो पंचम हाउस इसका मुख्यतः सिग्निफिकेटर है ये जानने का कि आपका लव ब्रेकअप होगा या आपकी लव मैरिज होगी या ब्रेकअप चलेगा या नहीं चलेगा, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे, जातक आपके लिए ईमानदार होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ सर मैं, माहौल के हिसाब से जैसा माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई आजकल क्या हो रहा है ना सर कि बीवियां जो हैं बड़ी आतंकी हो गई हैं, मतलब अपने पतियों को मार दे रही हैं, कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई आपने अभी देखा कि मेघालय में जाकर राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया। तो मेरा सवाल है कि आजकल ना खास तौर से लड़कों की ये टेंशन हो गई है कि भाई अब आने वाले समय में अगर शादी करेंगे तो पत्नी अच्छी मिलेगी, साथ निभाने वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलान कर लेते हैं या फिर एक मांगलिक चेक कर लेते हैं कि जातक मांगलिक है या नहीं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सातवां घर या फिर तुला राशि। यदि सातवां घर जो हमारी शादी का घर है, रिश्तों का घर है, उसका स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो आपका आपकी वाइफ के साथ में या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में कोर्ट केस कचहरी तक हो सकता है। यदि सातवें का मालिक सातवें से आठवें में यानी कि दूसरे भाव में काल पुरुष कुंडली में देखा जाए, वैसे देखा जाए तो सातवें का आठवां क्या हो गया, सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस में बैठ जाए और वहाँ पे गुरु की दृष्टि ना हो और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो सामने वाला लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की क्रिया कर सकता है, आपको मारने की क्रिया कर सकता है, और ऊपर से मांगलिक हो या ऐसे दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा हो जाएं तो आपके ऊपर आपका पार्टनर इस तरीके का अटैक भी कर सकता है। और सातवें का 12वां यानी कि छठे घर में आपका पार्टनर आपका संबंध बनाए और गुरु की दृष्टि वहाँ ना हो तो आपका जातक, आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है बिना किसी बात का बताए कि मुझे अब आपके साथ में नहीं रहना है। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली एक मजबूत सिग्निफिकेटर बनाती है आपकी लाइफ के संबंध में। अच्छा आचार्य जी, जैसे अभी आपने कहा कि कुंडली में योग होगा तो जीवन साथी मार भी सकता है, जैसे कंचन का सवाल था, राजा रघुवंशी को लेकर ही बात करी। जब इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की कुंडली मिलान हुआ, तो इनके पंडित ने कुंडली मिलान किया होगा, कुंडली मिलान हुई तो देखा गया होगा, तब उनके पंडित ने क्यों नहीं पता लगाया कि इन दोनों की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि इनकी पत्नी इन्हें मार सकती है, जबकि दोनों मांगलिक भी थे? देखिए ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तर्क वितर्क का विषय है। इस पर एक हम कभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलकर तर्क वितर्क करें तब इस पर बात निकलेगी। अभी देखिए अभी तक भारत में शादी मिलान के लिए सिर्फ गुण मिलाए जाते हैं। गुण मिलाने का मतलब क्या कि आपके मेरे दोनों के गुण कितने मिलते हैं, मेरा नेचर आपके साथ में कितना मिलता है, यह सिर्फ और सिर्फ गुण मिलाकर बताया जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नाड़ी दोष। यदि हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि नाड़ी दोष आपका नहीं मैच हो रहा तो ये शादी नहीं होनी चाहिए, आप मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं होनी चाहिए। जबकि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सातवां घर आपकी फेवर में है या नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि सातवें घर को भी मिलाना चाहिए। यदि आपकी दोनों की कुंडली में तलाक के योग हैं तो तलाक पक्का होगा, एक की कुंडली में तलाक के योग हैं और एक की कुंडली में तलाक के योग नहीं है तो तलाक बच जाएगा। तो ऐसे ही यदि दोनों का सातवें घर का मालिक एक का आठवें घर में बैठा, गुरु ग्रह की वहाँ पे दृष्टि नहीं है
तो इसका मतलब सामने वाला जो जातक है, लाइफ पार्टनर है, वो सामने वाले पे तंत्र मंत्र भी करेगा, सामने वाले को मारने की कोशिश भी करेगा कि अपने कई बार अपने ससुराल के साथ में या अपने पीहर के साथ में आपने देखा होगा ना, ऐसा कैसा आज के नहीं है, ये रामायण और महाभारत से चले आ रहे हैं। तो ये चलते हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसा आपकी कुंडली में योग है। तो ये तो अब तो डिजिटल मीडिया आ गए, अब ऐसा पता लग जाता है कि सोनम बेवफा आज भी है। तो ये रामायण काल से महाभारत काल से चलता है और ये चलता रहेगा।